तो अपन को पता है कि कुछ तो बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उनके अगर मुझे जरूरत लगेगा कि भाई उनको बताना है कुछ, तो मैं एक्स्ट्रा भी थोड़ा बताऊंगा बेसिक पार्ट। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन को पता है कि भाई चार ही एटम पढ़ने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। थोड़ा बहुत सल्फर पढ़ना पड़ेगा, फॉस्फोरस पढ़ना पड़ेगा। कार्बन के चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनेंगे इन एनी केस। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना सकता है, और सल्फर और फास्फोरस इतना ज्यादा जरूरी नहीं होगा अपना। इन सब का हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर एवरीथिंग इज नोन टू अस। मतलब अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो अपन को पता है हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, अगर ऐसे कैलकुलेट करता हूं तो यू नो दैट, और ऐसे लिखूंगा तब भी आपको पता है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन तो स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, एवरीथिंग इज नोन टू यू। डबल बॉन्ड का पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड कैसे होते हैं एक दूसरे से, वो सारी चीजें आपको पता है। अब कार्बन के बॉन्ड्स भी अपन को पता है, और ये भी अपन को पता है कि भाई अगर कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमेशा जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अगर मान लो ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हमेशा बॉन्ड हमेशा किसकी तरफ शिफ्ट होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अगर शिफ्ट होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके पास जाएगा। एरो का मतलब है, एरो आपने बॉन्ड के बीच में बनाया, मतलब आप बॉन्ड शिफ्ट करने वाले हो। और इसकी तरफ क्योंकि हेड ऑफ एरो इधर है, तो अपन कहेंगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसको मिलेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज। तो बॉन्ड क्लेवेज भी सीखेंगे अपन की बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने के पहले हमें कुछ रिएजेंट्स पढ़ने होंगे, राइट ना? रिएजेंट्स पढ़ेंगे अपन। तो अपन लिखेंगे दैट इज रिएजेंट्स एंड इंटरमीडिएट्स। भाई वो टर्म्स जो हम बार बार यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो अपन को वो टर्म्स पढ़ना ही होता है जो इसे अपन बार बार यूज करेंगे इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक होता है जैसे अपन लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स को अपन जनरली डिनोट करेंगे विद ई पॉजिटिव, मतलब अपन शॉर्ट में उसको ई पॉजिटिव जैसे लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो इलेक्ट्रोफाइल, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, so they are, so electrophiles are electron seeking group। वो हमेशा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ढूंढते रहेंगे। seeking group thus always reacts with other molecule at their electron rich site। इलेक्ट्रॉन रिच साइट, ऑब्वियसली बात है इनके पास खुद अपना कोई इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, तो दूसरे से अगर रिएक्ट करेंगे तो वहां रिएक्ट करेंगे जहां उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां दूसरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, सो दे आर राइट ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो अपन ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। एग्जांपल लिख लेते हैं। all the cations are electrophiles। Example: H plus ions, Cl positive, NO2 positive, Br positive, CH3 positive. Any cation we are having, we can say that they are electrophiles. Any cation we can write that they are electrophiles. But cations which cannot act as electrophile, मतलब वो अटैक नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोफाइल जैसे एक्ट नहीं कर सकते,
तो एक्सेप्ट विल राइट दैट H3O पॉजिटिव एंड NH4 पॉजिटिव। थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा भी था। ये तो लुईस एसिड की बात कर रहे हो सर आप? बिल्कुल, लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। मैं लुईस एसिड की ही बात कर रहा हूं, और लुईस एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। All molecules in which central atom is electron deficient, electron deficient, मतलब we are talking about a Lewis acid। अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो दे आर आल्सो इलेक्ट्रोफाइल्स। तो फॉर एग्जांपल वी कैन राइट दैट, एग्जांपल के लिए वी नो दैट, वैसे तो एग्जांपल अपन को पता है, BX3 ALX3 B2H6 BeCl2 BH2, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा अपन उसे बता देंगे दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। Salts of D and P block metals, they are also electrophiles। ये भी अपन ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था लुईस एसिड्स के लिए। दैट इज SnCl4 PbCl2 FeCl2 FeCl3 ZnCl2 NiCl3, like that we can write। They all will act as a electrophiles। All molecules, ये अपन ऐसे लिख सकते हैं, molecules in which central atom is attached with, भाई इनमें से सभी वो हैं जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है। इलेक्ट्रोफाइल देयर इलेक्ट्रॉन सीकिंग, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट जो करते हैं वो लुईस एसिड्स होते हैं। इनमें सेंट्रल एटम इज attached with large number of electronegative atoms, electronegative atoms, तब भी वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। जैसे अपन कहेंगे CO2 will act as an electrophile, SO2 SO3 SOCl2 SO2Cl2 PCl5 they act as electrophiles। PCl5 they will act as electrophiles। CCl4 can act as electrophiles। We can write like this। अभी इन सब में क्या होगा, जैसे अपन लिखेंगे ना, जैसे CO2 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर तो है। तो अगर किसी सेंट्रल एटम से बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड होंगे तो वो सेंट्रल एटम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे होंगे, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा होने का मतलब है कि उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी बढ़ेगा। इसमें 5 डेल्टा पॉजिटिव है, इसमें 4 डेल्टा पॉजिटिव है, इसमें 3 डेल्टा पॉजिटिव है, 3 डेल्टा पॉजिटिव है, 2 डेल्टा पॉजिटिव है, 2 डेल्टा पॉजिटिव है, लाइक दैट वी कैन राइट। सो दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वैसे न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं, बस वो इलेक्ट्रोफाइल से रिवर्स होता है उनका नेचर। इलेक्ट्रोफाइल के कंपैरिजन में उनका नेचर रिवर्स होता है। इलेक्ट्रोफाइल के कंपैरिजन में उनका नेचर रिवर्स होता है।
So we can write that nucleophiles, they are electron rich. मैंने लिखा भी है नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर भी दिखाया, इसमें पॉजिटिव चार्ज लिखा था हमने. So they are electron rich. अगर इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो they act as electron donors. So they act as electron donor. Electron donor. So they will act as an electron donor. Thus always react with. Thus always react. Always react with other reactants, with other molecules at their electron. अब ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है तो दूसरे मॉलिक्यूल से वहां रिएक्ट करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी. At their electron deficient site. At their electron deficient site. Deficient site. At their electron deficient site. At their electron deficient site. At their electron deficient site. So we'll say that अगर electron deficient site पे अटैक करेगा तो obviously बात है. We'll write the example for this also. Now, for example, all the anions, they are nucleophiles. Because उनके पास इलेक्ट्रॉन होगा तो वो डोनेट भी करेंगे. All the anions, like we can write that Cl minus sign, Br minus sign, NO2 negative, है ना? We can write that all the anions we are going to write that. So CH3 negative, OH negative, OCH3 negative, right? We can write that HS negative, RS negative, PHO negative, like that we can write so many. NH2 negative, like that we can write so many. NH2 negative, we can write that, etc. चलो कर लेते हैं. These all will be the nucleophiles. मतलब अगर negative charge है, it will be a nucleophile. Then we can write that Lewis basis. Lewis basis, that is molecule which has one lone pair on the central atom और उसका octet complete हो. Molecules with at least one lone pair on central atom. On central atom and its octet is complete. And its octet is complete. Central atom and its octet is complete. Octet is complete. And its octet is complete. So many we are having. OH हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, we can write CH3NH2. थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी है. HCOH हो जाएगा, H2S हो जाएगा, etc. We can write like this. We can write that all olefins. Olefins का मतलब होता है unsaturated compounds. Unsaturated hydrocarbons. एल्कीन्स और एल्काइन्स की बात कर रहे हैं. हाइड्रोकार्बन्स.
act as a nucleophile. The reason is due to the presence of weakly bonded pi electrons. Due to a weakly bonded pi electrons. तो ओलेफिन्स का मतलब होता है एल्कीन्स एंड एल्काइन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन्स एंड एल्काइन्स. एंड एल्काइन्स. दैट इज. सर हम्म. आपने लुईस बेस के एग्जांपल में थर्ड वाला कंपाउंड क्या लिखा? 1 2 3 ये तो अमोनिया है. सर वो NH3 है क्या? ऑब्वियसली. ओके सर. सर वो क्लियरली नहीं दिख रहा था. CH2 डबल बॉन्ड CH2 अमोनिया तो रहा था लेकिन मुझे. चलो we'll have like this. We'll have benzene. एक्सेट्रा कर देता हूं. फिर कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी होता है. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और मेटल बॉन्ड होता है. दे आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड which has carbon metal bond. Which has carbon metal bond. Is organometallic compound. तो जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है CH3 MgBr होता है. CH3Li होता है. लिथियम एल्काइल लिथियम. इस टाइप से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी होता है. R2CD या फिर R2CuLi. R इज एल्काइल ग्रुप है. R इज एल्काइल ग्रुप तो अपन यहां पर R लिख देते हैं. R इज एल्काइल ग्रुप. फिर R अपन को पता है क्या होता है. R इज है ना. R इज CnH2n प्लस 1. तो एल्काइल ग्रुप में कैसे कैलकुलेट करना होता है. अगर n का वैल्यू 1 होता है तो अपन मिथाइल बोलते हैं. n का वैल्यू अगर 2 होगा इसमें तो अपन मिथाइल बोलेंगे एंड सो ऑन. है ना. मिथाइल इथाइल वो मीथेन से अगर n का वैल्यू होता है ना अपन हाइड्रोकार्बन से जनरल फॉर्मूला लिखते हैं CnH2n प्लस 2. तो इससे अगर कार्बन n का वैल्यू 1 है तो अपन कहते हैं CH4 बनेगा और ये मीथेन है. ठीक है. ये मीथेन होगा. अगर n का वैल्यू 2 है तो C2H6 बन जाएगा. ये इथेन होगा. ये एल्केन है. ऐसे ही जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1. ये एल्काइल होता है. तो अगर n का वैल्यू 1 है तो CH3 बनेगा. देन इट इज कॉल्ड मिथाइल. मीथेन का मिथाइल बन जाएगा. और अगर n का वैल्यू 2 है तो इट बिकम्स C5 ना. n का वैल्यू 2 होगा तो ये 2 और ये 5 हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड इथाइल. सो नंबर ऑफ कार्बन से अपन मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वगैरह डिसाइड करते हैं. वी नो दैट. तो यहां पर अपन कोई भी एल्काइल ग्रुप लिख सकते हैं. अब वैसे कभी कभी अपन से पूछ सकते हैं शायद कि अगर हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स बताना है. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अगर बताना है तो आप क्या करना कि जिन इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज गिवन हो वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू दिस. एज कंपेयर टू दिस मतलब आपने ऑर्डर में ही लिखा हुआ है. मतलब ए वाले ज्यादा है B से, B वाले ज्यादा है
सी से और सी वाले ज्यादा हैं डी से। मतलब ये वाले ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक देन दिस, ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं देन दीस, और ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं देन दीस। सो ऑर्डर में ही लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिल्स का स्ट्रेंथ। जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल वाले, बट सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू डी और पी ब्लॉक पे जो मेटल्स होते हैं, मेटल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। और वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं अगर, क्योंकि इसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, बस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल एटम पे, इसलिए अपन को बताना पड़ रहा है कि दे आर हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। सभी में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारे। ऐसे अपन स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल वैसे अपन को जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूं कि अगर मैं नहीं लिखूंगा तो आपको लगेगा वो एबीसीडी है तो ये भी एबीसीडी ही रहा होगा, बट इसमें ए है, बी है, और विल राइट दैट उससे भी ज्यादा, मतलब अपन कहेंगे लाइक दिस, बी एंड सी, लाइक दैट यूज्ड, राइट। मतलब ए के बाद डी वाले आते हैं, लेकिन डी वाले एक्चुअली क्या ना, ये चार ही कंपाउंड अपने सिलेबस में है, तो अपन ने लिख लिया कि दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन और मेटल में बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स, अगर जब भी अपन इलेक्ट्रोफाइल वर्ड बोलेंगे इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोफाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच साइड से रिएक्ट करेगा क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड से रिएक्ट करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं है न्यूक्लियोफाइल को। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहां रिएक्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट होगा, न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहां रिएक्ट करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहां रिएक्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट होगा। वो डिपेंड करता है कि अपन को रिएक्शंस कैसे बताने हैं, ठीक है ना। So we can write like that, the electron rich at the electron deficient site. ठीक है, so that is reagents. ये जनरली जो इलेक्ट्रोफाइल अपन ने लिखे और न्यूक्लियोफाइल, दे आर रिएजेंट्स। कुछ और रिएजेंट्स अब अपन कुछ इंटरमीडिएट जैसे भी पढ़ लेते हैं, दे आर रिएजेंट्स। और भी रिएजेंट्स होते हैं, विल चेक दैट कि अपन कैसे बताएंगे, राइट। और ऐसा नहीं है कि लोन पेयर होगा तो विल से दैट कि इट विल बी ऑलवेज अ न्यूक्लियोफाइल, बट ऑक्टेट कंप्लीट होना भी कंपलसरी है। तो चलो अपन कुछ कोई डाउट, हाँ बोलो। सर आपने वो एबीसीडी क्या लिखा है? वो स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, मतलब जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इलेक्ट्रोफाइल एज कंपेयर टू जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है। मतलब आपने 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं मुझे, तो चारों स्टेप में से कौन से इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्ट्रांग होंगे, तो जो ए में लिखे हुए हैं, फिर बी में लिखे हुए हैं। मतलब अगर मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है और ये गिवन है, पूछा कि बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है, तो बता दूंगा सर ने बताया था पॉजिटिव चार्ज वाले ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो स्ट्रेंथ लिखे हुए हैं। अब बोलो। हाँ सर समझा। इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, वी गॉट इट। अब अपन थोड़ा सा इंडिविजुअल इंटरमीडिएट्स पे आते हैं। व्हाट आर द इंटरमीडिएट्स? तो इंटरमीडिएट्स जो अपन यूज करेंगे बार बार, मतलब इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो होंगे, तो अपन इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं। ये तो रिएजेंट्स थे, अपन कुछ इंटरमीडिएट्स लिखते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो बनेंगे और मतलब रिएक्शन में ही बनेंगे और यूज भी हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट्स।
which are formed in reaction. Short-lived होते हैं and will be used for further reaction. उनको अपन इंटरमीडिएट कहते हैं. ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट लिख लेते हैं अपन कि भाई इंटरमीडिएट लिखने अपन एक इंटरमीडिएट अपन पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन ऑब्वियस बात है, कैटाइन होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा. ब्रैकेट में अपन इसको कार्बोनियम आयन भी लिख सकते हैं. मतलब हम कार्बोकेटाइन को कार्बोनियम आयन भी लिख सकते हैं, बिकॉज जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसको अपन जनरली ईएम लगाते हैं. जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है जनरली अपन उनको ईएम लगाते हैं. सोडियम, पोटेशियम, ऑरियम, लाइक दैट. मतलब जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है उनमें जनरली अपन ईएम लगाते हैं. दैट इज कॉल्ड राइट ना. तो अपन इसको कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हैं, ईएम. तो we'll say that when the carbon atom is having a positive charge on it, तो अपन उसे कार्बोकेटाइन कहेंगे. Then it will be called as कार्बोकेटाइन. तो अपन कहेंगे देखो भाई कार्बन है अपने पास, तो एक कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ये अपन को पता है. अगर मैं कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन को हटा देता हूं तो कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा. मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया होगा कार्बन का. तो या फिर अपने पास अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर दिया तो भी कार्बोकेटाइन बन जाएगा. तो मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज लिख लेना है. ऐसे कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से एक इलेक्ट्रॉन गायब है तो अपन कहेंगे वो कार्बोकेटाइन होगा. एक कार्बन एटम को अपन मिथाइल बोलते हैं, तो दिस इज अ मिथाइल कार्बोकेटाइन. अब कार्बोकेटाइन में क्या होता है कि जैसे डिपेंडिंग ऑन कि भाई जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है अगर वो कितना तरफ से कार्बन से अटैच्ड है वो उसका डिग्री डिसाइड करेगा. अगर मान लो कोई कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और वो एक ही तरफ से कार्बन से अटैच्ड है तो अपन उसे प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलते हैं और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलते हैं. अगर कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो 2 तरफ से कार्बन से अटैच्ड है. अब 2 तरफ से ये कितने भी कार्बन एटम हो सकते हैं फ्रॉम द 2 साइड, एक इधर और एक इधर. अब ये कितने कार्बन से अटैच्ड है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसपे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो कितना तरफ से कार्बन से अटैच्ड है. देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन. और अगर कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है अगर वो 3 तरफ से कार्बन से अटैच्ड है तो अपन इसे बोलेंगे टर्शियरी या फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. So that is how we write that 1 degree, 2 degree and 3 degree carbocations. 1 degree कार्बोकेटाइन होगा कि भाई कार्बन में ये तो एक भी तरफ से नहीं था, दिस इज मिथाइल कार्बोकेटाइन द सिंपलेस्ट वन. अगर कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही तरफ से कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री. अगर वो 2 तरफ से 2 साइड से अटैच्ड है तो 2 डिग्री, 3 साइड से अटैच्ड है तो 3 डिग्री. तो अपन कहेंगे इसको क्या बोले, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन. भाई इसमें तो एक ही तरफ से अटैच्ड है लेकिन ये मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है इसमें, और एक ही तरफ से कार्बन से अटैच्ड है लेकिन वहां पर डबल बॉन्ड्स है. तो वी नो दैट दिस इज अ विनाइलिक ग्रुप. इसको अपन ने लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड विनाइलिक ग्रुप. विनाइलिक ग्रुप राइट ना. और जैसे अपन को पता है कि भाई अगर कहीं ऐसे अटैच्ड है तो इसको अपन कहते हैं एलाइलिक ग्रुप. राइट. अगर किसी कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही तरफ से अटैच्ड है तो अपन इसको 1 डिग्री विनाइल बोल सकते हैं.
विनाइल कार्बोकेटाइन. सो दिस इज 1 डिग्री विनाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि वो एक ही तरफ से अटैच है. अगर आपको ऐसे गिवन है कि भाई CH2 डबल बॉन्ड C पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी CH3 है, तो अपन इसको बोलेंगे 2 डिग्री विनाइलिक कार्बोकेटाइन. अगर मैं ऐसे लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव, तो आप इसे 1 डिग्री विनाइलिक एलाइलिक कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं. एलाइलिक कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन. तो अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है तो अपन इसको एलाइल ग्रुप बोलते हैं, इसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं. एलाइल एंड द विनाइल. और दोनों ही IUPAC नेमिंग में भी यूज होता है, विनोद, विनाइल एंड एलाइल. तो विल राइट द विनाइल एंड एलाइल कार्बोकेटाइन, ऐसे बोल सकते हैं. अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें तो अपन कहेंगे भाई इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सो दे आर लुईस एसिड्स. Act as Lewis acid. They have incomplete octet due to incomplete octet. मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहा कि ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp है, ये भी sp है और वो sp2 है. तो मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहा. वी आर एबल टू प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन फॉर द कार्बोकेटाइन. हाइब्रिडाइजेशन आप लिख सकते हैं. सो act as electrophiles. So they will act as electrophiles. कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल जैसे यूज होते हैं. आप देखोगे तो मैंने इलेक्ट्रोफाइल में एग्जांपल में मिथाइल कार्बोकेटाइन लिखा था. कोई भी कार्बोकेटाइन होगा तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा. ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो ऑब्वियसली बात है इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. और अपन ने ऐसे भी ग्रुप पढ़े हुए हैं जिसमें अपन ने लिखा PHCH2. दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक ना ग्रुप. ये बेंजाइल ग्रुप होता है. दिस इज अ बेंजाइल ग्रुप. तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मैं इसको बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन लिखूंगा. कार्बोकेटाइन, देन इट विल बी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन. वो बेंजाइल ग्रुप जैसे एलाइल और विनाइल लिखे थे, तो ऐसे बेंजाइल ग्रुप भी पढ़ा एरोमेटिक कंपाउंड के लिए. दिस इज अबाउट द कार्बोकेटाइन. मतलब कार्बोकेटाइन क्या होता है? वी नो दैट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए, और अगर मुझे डिग्री या प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी बताना है तो डिपेंड करता है वो कितने साइड से कार्बन से अटैच्ड है. ऐसे ही कार्बन एनाइन लिख सकते हैं, बट मैं इसको कार्बोनियम नहीं लिख सकता. बट मैं इसको कार्बोनियम नहीं लिख सकता क्योंकि ईएम सिर्फ कैटाइन के लिए आता है. ये भी इंटरमीडिएट जैसे ही फॉर्म होंगे, ऑब्वियसली बात है. विच आर ऑल दीज व्हाट वी आर स्टडीइंग एज इंटरमीडिएट्स, जो बीच में क्वेश्चन में बनेंगे, रिएक्शन में बनेंगे और यूज भी हो जाएंगे. दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट्स. तो कार्बोनाइन, व्हेन द कार्बन एटम right now is having a negative charge, anion हो जाएगा, having negative charge. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एग्जांपल के लिए, जैसे इसमें लिखा था. ये नेगेटिव चार्ज है. दिस इज मिथाइल एनाइन. अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो एक ही तरफ से कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए मैं ऐसे 1 डिग्री लिखूंगा. और प्राइमरी,
अगर दो तरफ से कार्बन से अटैच्ड है तो मैं इसको 2 डिग्री लिखूंगा। और सेकेंडरी अगर 3 तरफ से अटैच्ड है तो अपन उसे 3 डिग्री लिखेंगे। अभी इधर जितना कितना भी कार्बन अटैच हो सकता है, डजंट मैटर। मतलब यहां पर और अटैच कर लो, आपको ही फर्क नहीं पड़ेगा। बट कितने तरफ से कार्बन से अटैच्ड है, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो डिग्री डिसाइड करेगा। दिस इज 3 डिग्री और टर्शियरी। थ्री डिग्री और टर्शियरी। ऐसे ही अपन विनाइलिक लिख सकते हैं, कार्बोनाइल, विनाइल कार्बोनाइल, एलाइल कार्बोनाइल, बेंजाइल कार्बोनाइल, बेंजाइल कार्बोनाइल, एलाइल कार्बोनाइल, एंड सो ऑन। तो अगर अपने पास ऐसे गिवन है तो अपन क्या कहते हैं, 2 डिग्री और सेकेंडरी का। ऑब्वियसली बात है, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लिखा आपने वो दो तरफ से कार्बन से अटैच्ड है, डजंट मैटर कि बाकी उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। कैरेक्टरिस्टिक्स, दे एक्ट एज अ लुईस बेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है ना। दे एक्ट एज अ लुईस बेस due to electron rich, so they are nucleophiles, so they act as nucleophiles, they are nucleophiles. That is about the carbon. So we have seen that carbocation, carboanion, and that we can write. अब ये टर्म्स अपन बार बार यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, हमें वो टर्म्स तो पता होना ही चाहिए जो बार बार यूज करेंगे अपन। पहले अपन टर्म्स सीख लेते हैं। नेक्स्ट वी कैन राइट फ्री रेडिकल्स। पहले आप ये लिख लो, फिर आगे पढ़ते हैं।
लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, शुरू करते हैं अपन फिर फ्री रेडिकल्स। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास, जैसे यहां पर अपन चेक करेंगे ना, तो कार्बन के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2 4 6 8। यहां भी इसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट्स व्हाई इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन रिच था, दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर किसी भी एटम के पास नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन हमेशा इवन ही होंगे। अगर इनमें से किसी के पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन होता तो फिर वो फ्री रेडिकल होता है। सो द स्पीसीज व्हिच हैव or molecules which have odd number of electrons which have odd number of electrons with an atom is called free radical. Is called free radical. ठीक है, अब होगा क्या फ्री रेडिकल के लिए, विल से दैट कि भाई अगर रेडिकल में जैसे अपन लिखेंगे तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं भाई कि मेरे पास एग्जांपल के लिए जैसे अपन ऐसे बता सकते हैं, अपन को पता है NO मॉलिक्यूल होता है, NO2 मॉलिक्यूल्स होता है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है, मतलब ये कभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपन। ऐसे होगा, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है, तो तुम देखो नाइट्रोजन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स है 7 है, then this will act as a free radical, this will act as a free radical and it will be paramagnetic in nature। अपन बता सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल में अगर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है ना तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, अगर ऑड आ रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा, वो मैग्नेटिक स्पिन कभी कैंसिल हो ही नहीं सकते। तो इसमें भी अपन कहेंगे दिस इज having odd electrons, this is having odd electron, this will have odd electron, तो फ्री रेडिकल्स होंगे। लेकिन अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहिए फ्री रेडिकल्स, तो we'll write that the simplest free radical will be the methyl free radical। ये methyl free radical, वो फ्री रेडिकल को अपन डॉट से डिनोट करते हैं। जैसे अपन ने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिखा ना, वैसे ही अपन फ्री रेडिकल्स में भी लिख सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स। तो अपन ऐसे कर सकते हैं, जिस कार्बन पे रेडिकल है ऑड इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक ही तरफ से कार्बन से अटैच्ड है तो दिस विल बी कॉल्ड एज 1 डिग्री और प्राइमरी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल अगर ये दो तरफ से कार्बन से अटैच्ड है तो इट विल बी कॉल्ड एज 2 डिग्री फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अगर वो तीन तरफ से अटैच्ड है तो विल राइट दैट इट विल बी 3 डिग्री फ्री रेडिकल और टर्शियरी फ्री रेडिकल। ऐसे ही अपन बेंजाइलिक भी लिख सकते हैं, बेंजाइलिक आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज 1 डिग्री बेंजाइलिक, दिस इज 2 डिग्री बेंजाइलिक, बिकॉज बेंजाइलिक के लिए अपन को क्या चाहिए, पीएच से जो कार्बन अटैच्ड है उस पर रेडिकल होना चाहिए और सेकेंडरी बेंजाइलिक। बेंजाइलिक लिख देता हूं, बेंजाइलिक। और अगर अपने पास ऐसे विनाइलिक भी हो सकता है और एलाइलिक भी हो सकता है। और एलाइलिक भी हो सकता है।
रेडिकल, विनाइलिक और एलाइलिक रेडिकल भी हो सकता है। These are called free radicals. Characteristics लिखेंगे तो we'll say that. Right now, characteristics. They are electron deficient. तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो they will be electron deficient. They are electron deficient. So will act as a electrophile. Lewis acids. So act as a electrophile. As a electrophile. So they will act as a electrophile. बिफोर राइटिंग अदर पार्ट ना, पहले एक बार ये देख लेते हैं अपन कि ये बनते कैसे हैं। पहले अपन एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड कैसे ब्रेक होंगे तो ये रेडिकल बनेगा, फिर अपन थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं रेडिकल्स के बारे में या कैटाइन और एनाइन के बारे में। एक बार अपन ये देख लेते हैं कि बनते कैसे ये कैटाइन्स और एनाइन्स। उसको अपन कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं उसे। बॉन्ड क्लीवेज तो जनरली दो टाइप से बॉन्ड क्लीवेज होता है, हेटेरोलाइटिक एंड होमोलाइटिक। बॉन्ड क्लीवेज, so this is a breaking of bond, है? That is called bond cleavage. बॉन्ड क्लीवेज जनरली दो टाइप से होता है, एक हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है और एक होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले अपन और उसमें चेक कर लेते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने CH3Cl को, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, यू नो दैट ये ऐसे होगा। एग्जांपल ले रहा हूं, अगर ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का मतलब होता है कि बॉन्ड जो है पूरा का पूरा बॉन्ड किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो। अब किसी एक एटम क्या, यू नो दैट अगर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करना है तो एक ही तरफ शिफ्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमेशा उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं। तो इसमें एक तो Cl नेगेटिव बन जाएगा और दूसरा अपने पास बन जाएगा दैट इज HCH और मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अपने पास कार्बोकेटाइन बन गया। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे कि भाई कार्बोकेटाइन बनते कैसे हैं, तो इस टाइप से बनेंगे कार्बोकेटाइन। तो जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो अपन उसे कहते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। सो व्हेन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, then the type of cleavage is called heterolytic cleavage. अब अपन होमोलाइटिक क्लीवेज की बात करते हैं। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। अब मेरे पास इसमें भी गिवन है एग्जांपल ऐसे, ये एग्जांपल गिवन है। अब इसके लिए अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कार्बन और इसके, तो इस केस में मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा फ्रॉम द सेंटर, ऐसे ब्रेक करूंगा। When the bond break from the center, so that
द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स गोज टू देयर रिस्पेक्टिव एटम्स। भाई इसका जो Cl का एटम था वो Cl के पास चला गया और कार्बन का एटम कार्बन के पास आ गया। Then this type of cleavage is called homolytic cleavage. So जब बॉन्ड बीच से ब्रेक होगा तो अपन उसे कहते हैं homolytic cleavage. Now these have odd electrons, so they are free radical. So they are free radical. तो फ्री रेडिकल कब बनेंगे? जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा। और कैटायन एनायन कब बनेंगे? जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो कैटायंस और एनायंस बनेंगे। हमें एक बार पता चल गया, आपने दोनों ही केस में एक ही एग्जांपल दिया। इसका मतलब ये तो पक्का है कि भाई कहीं ना कहीं हमारी मर्जी भी होती होगी कि हम बॉन्ड को किस तरीके से ब्रेक करना चाहते हैं। भाई दोनों में आपने एग्जांपल सेम दिया ना, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि भाई बॉन्ड ब्रेकिंग कंपाउंड के नेचर पर डिपेंड करता है। आपने तो सेम एग्जांपल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग है सेम मॉलिक्यूल से आप शो कर रहे हो, इसका मतलब है कंडीशन पे डिपेंड करता होगा। यहां पर पहले मैं लिख देता हूं, व्हेन बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम द सेंटर so that the respective atom will get their electron. Respective atom will get their electron. Their electrons. तो उसको कहेंगे अपन होमोलिटिक क्लीवेज। अब होता क्या है ना कि इसमें जैसे ये है तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो वो तो इसमें भी है। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, दोनों में था। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, वो तो दोनों में था। लेकिन अपन क्या करेंगे कि इसमें ना अगर मुझे कैटायन एनायन बनाना है, मतलब मेरे पास अगर HCl है और मुझे इसे कैटायन और एनायन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तभी होगा जब मैं वाटर सॉल्वेंट लूंगा, मतलब पोलर सॉल्वेंट लूंगा। अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो उस केस में क्या होगा, वाटर का H+ आयन इसको अट्रैक्ट करेगा और वाटर का ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट करेगा। सो वाटर का ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वाटर का H इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये बॉन्ड क्या होता जाएगा, क्योंकि ये दोनों पुल कर रहे होंगे इधर उधर, तो बॉन्ड कैसे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि पोलैरिटी आ रही ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये पुल कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा इसकी तरफ। मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, वाटर जैसे साथ। तो इसमें भी तो वही कर सकता हूं मैं, क्योंकि इसमें भी तो आप यही लिख रहे हो भाई, अगर H और Cl है। अब अगर मान लो इसमें भी डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव है और इसको मैं चाहता हूं कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट ना हो, तो अपन कहेंगे इस पोलैरिटी को यूजलेस बना देना, क्योंकि अगर ये पोलैरिटी नहीं होगा तो सेंटर से बॉन्ड ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कैसे यूजलेस बनाओ, बेंजीन सॉल्वेंट ले लो, नॉन पोलर ले लो। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो इसको इधर पुल करने वाला और इसको इधर पुल करने वाला कोई नहीं होगा, और अगर ये पुल करने वाला कोई नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ शिफ्ट नहीं होगी। भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्लोरीन लेना चाहता है, लेकिन क्लोरीन की लेने की टेंडेंसी तब ज्यादा बनेगी जब क्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो पोलर सॉल्वेंट में क्या हो रहा था कि इसके इलेक्ट्रॉन को ये पुल कर रहा था अपनी तरफ, तो क्लोरीन ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा था, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देना जानता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन अगर बेंजीन होगा तो ना तो इसे कोई पुल कर रहा है ना ही इसे कोई पुल कर रहा है, कोई पुल नहीं करने वाला, मतलब बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होगी। तो जैसे इसमें ये पुल कर रहा था तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ शिफ्ट हो रही थी, क्लोरीन की तरफ। जितना ज्यादा ये पुल करेगा उतना ज्यादा ये इसकी तरफ शिफ्ट होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज वाटर, क्योंकि वाटर खुद भी लुईस बेस होता है, तो प्रोटॉन चाहता था वो, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बेंजीन तो ना इसे पुल करेगा क्योंकि बेंजीन खुद नॉन पोलर होता है, और ये
पोलैरिटी जो डेल्टा नेगेटिव और पॉजिटिव है उसका कोई यूज नहीं होगा उसमें, क्योंकि नॉन पोलर है। तो एक बात तो हमें समझ में आ गया कि जितने रिएक्शंस हैं जिनमें कैटाइन और एनाइन फॉर्म होंगे उनको हमें पोलर सॉल्वेंट में करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा? पोलर सॉल्वेंट में। और जितने रिएक्शन जिनमें कैटाइन एनाइन फॉर्म नहीं होंगे उनको मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में करूंगा। तो सॉल्वेंट विल प्ले द मेजर रोल कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा या होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो कैटाइन एनाइन बनेंगे, बाद में ये सॉल्वेंट भी हो जाएंगे उसी पोलर सॉल्वेंट से। सॉल्वेशन अपन को पता है क्या होता है, वो शील्ड कर लेंगे। सॉल्वेशन का मतलब है दोनों शील्ड हो गए, आपस में रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट नहीं है तो फिर होमोलाइटिक क्लीवेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रेडिकल कब बनते हैं? जब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। सर डाउट था बोलो। सर, बट क्लोरीन तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो फिर भी लेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन। हाँ तो लेगा ना इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है ना। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है, कोई आयनिक बॉन्ड थोड़ी था वो। भाई HCl में अपन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे थे और इधर तो PP ओवरलैपिंग, वो और भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। कार्बन का p ऑर्बिटल और इसका भी p ऑर्बिटल, दैट इज PP ओवरलैपिंग। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक तरफ शिफ्ट होना मुश्किल है कोवेलेंट बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड थोड़ी है। HCl तो फिर भी काफी ज्यादा आयनिक था। पोलर प्रोटीन मतलब काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, इधर थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। ये तो कार्बन है 2.4 है, 0.6 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये वाला बॉन्ड तो मैंने काफी ज्यादा पोलर था, वो जो बता रहा था। लेकिन इसमें भी होमोलाइटिक हो सकता है अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे। सो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो कैटाइन एनायन नहीं बनेंगे ना, क्योंकि वो अगर कैटाइन एनायन आप बना भी दोगे तो सॉल्वेंट नहीं कर पाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो वो आपस में कैटाइन एनायन रिएक्ट करके वापस बना देंगे। और अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो ये पोलैरिटी है तो डिसॉल्व होके बाद में पोलर सॉल्वेंट इसको क्या करेगा? सॉल्वेंट भी कर देगा। सॉल्वेंट मतलब शील्ड कर देना। जैसे अपन ने NaCl में सॉल्वेशन पढ़ा, वाटर होगा तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वाटर के वो ऐसे सॉल्वेट कर देंगे हाइड्रोजन से, और जो कार्बोकैटायन बनेगा वो सॉल्वेट हो जाएगा ऑक्सीजन से। ये सराउंड हो गए वाटर मॉलिक्यूल से, ये सराउंड हो गए वाटर मॉलिक्यूल से, आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे तो वापस नहीं हो पाएगा रिएक्शन। So in this case, the polar protic solvent, the polar solvent solvates the cations and anion so that they will not react, so that they cannot react. बट यहां पर सॉल्वेशन हो गई नहीं, देयर इज नो कैटायन लाइन, दे आर रेडिकल्स। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में रेडिकल विल बी स्टेबल। तो मेनली अपन कैटायन एनाइन बनाएंगे जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। द रेडिकल फॉर्म्ड कैन बी फॉर्म्ड from a molecule when a reaction is carried in एक तो मतलब रेडिकल में क्या ना हम थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस कंडीशन में रेडिकल बनता है। एट हाई टेम्परेचर, पहले अपन लिख लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स।
कोई भी रिएक्शन अगर पेरोक्साइड्स के प्रेजेंस में होता है ना, तो वो रेडिकल बनाता ही बनाता है, क्योंकि पेरोक्साइड बड़े इजीली रेडिकल बना देते हैं। दूसरा, रेडिकल एट हाई टेम्परेचर्स बनते हैं। हाई टेम्परेचर पर हमेशा रेडिकल बन जाता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना, हाई टेम्परेचर होगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा होमोलिटिकली। दूसरा, हाई टेम्परेचर और अपन लिख सकते हैं, और इवन समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो सनलाइट में भी हो जाता है, वो एनर्जी से, सनलाइट सन के एनर्जी से ही हो जाता है। वो एच न्यू लिखा हुआ है, एच न्यू मतलब E इज इक्वल टू एच न्यू ना, वो है। वैसे रेडिकल फॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब होमोलिटिक क्लीवेज करना थोड़ा मुश्किल है हाइड्रोलाइटिक के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर पोलर सॉल्वेंट डाल दो तो हाइड्रोलाइटिक तो अपने आप ही हो जाएगा, वो सॉल्वेंट की वजह से। लेकिन सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट डालने से काम नहीं चलेगा इसमें। नॉन पोलर सॉल्वेंट डालने से अपन ये कहेंगे कि इनका सॉल्वेशन नहीं होगा, और ये जो डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव है ये यूजलेस हो जाता है, तो ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं होमोलिटिक। लेकिन किसी भी बॉन्ड को सेंटर से ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। बिकॉज अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी ब्रेक करना है और बॉन्ड भी ब्रेक करना है, दो चीजें ब्रेक करनी होमोलिटिक क्लीवेज में। आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी ब्रेक करना है और बॉन्ड भी ब्रेक करना है। यहां पर आपको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी ब्रेक नहीं करना, पोलर सॉल्वेंट डाल दो, आप सॉल्वेंट डालोगे तो अपने आप ही पोलराइज होकर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सो होमोलिटिक क्लीवेज करना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू हेटेरोलाइटिक। Homolytic cleavage is more difficult than heterolytic cleavage. Homolytic cleavage is more difficult than the heterolytic cleavage because इसमें अपन को बॉन्ड भी ब्रेक करना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी ब्रेक करना है। So we have to break bond as well as electrostatic attraction, as well as electrostatic attraction. In delta positive and delta negative charge. Delta positive and delta negative charge. अगर हमें कभी किसी मॉलिक्यूल का थर्मल स्टेबिलिटी या बॉन्ड का थर्मल स्टेबिलिटी बताना है तो हमेशा अपन होमोलिटिक क्लीवेज से बनाएंगे। The stability of bond or molecule we have to always consider homolytic cleavage. अपन homolytic cleavage को consider करेंगे। We have to always consider the homolytic cleavage, right? This is the bond breaking. इसको अपन कहते हैं bond breaking. How to break the bond?
ठीक है, अभी इनको 2-3 इंटरमीडिएट्स और पढ़ने हैं, छोटे छोटा मतलब अपन को पढ़ना होता है, 2-3 इंटरमीडिएट्स और हैं, वो इंटरमीडिएट्स अपन पढ़ेंगे तो अपना रिएजेंट्स और इंटरमीडिएट खत्म होगा, देन वी कैन स्टार्ट द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पार्ट। उसको भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंटरमीडिएट्स में एक तो हो गया अपना दैट इज बॉन्ड क्लीवेज ना, तो अपन इसको फोर्थ लिख लेते हैं, कार्बीन्स। कार्बीन्स को अपन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अपन सिर्फ चेक कर लेते हैं कार्बीन हम कब बोलेंगे मॉलिक्यूल्स को। व्हेन आउट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, 2 are bonded with sigma bond, are bonded with 2 sigma bonds, and other 2 electrons are present as lone pair, as a lone pair. Then it is called कार्बन्स। तो एग्जाम्पल के लिए अपन लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, द सिंपलेस्ट कार्बन इज लाइक दिस, सो सिंपलेस्ट इज मिथाइलिन कार्बन, मिथाइलिन कार्बन। कार्बन 2 टाइप से हो सकता है, कार्बन इज ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है सिंगलेट कार्बन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन अपन तब बोलेंगे जब कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, एक उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी होता है, दैट इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बन। भाई कार्बन के पास क्या होता है, दैट इज 2s2 p2 होता है, तो अपन ने ऐसे बना रखा है, एक लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक एम्प्टी ऑर्बिटल, देन इट इज अ सिंगलेट कार्बन। अगर अपन इसको भी एक्साइट कर लें तो ट्रिपलेट कार्बन विल बी लाइक दिस। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपन एक्साइट कर लें मैं इसको ऐसे लिखा पर इसको यहां एक्साइट कर लेता है, अभी 2 हाइड्रोजन हो, 2 अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कहते हैं अपन ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन होगा तो बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज अराउंड 1, ये ऐसे रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है, तो बॉन्ड एंगल दैट विल बी अराउंड 150 डिग्रीज है, और ये 136 के आसपास। तो ट्रिपलेट कार्बन और सिंगलेट कार्बन में ये डिफरेंस है। कार्बन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, भाई लोन पेयर तो है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, so they are electron deficient, so act as electrolyte। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये लिखेंगे तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बॉन्ड एंगल की वजह से दोनों ही 120 के आसपास।
अदर कार्बिन्स तो डाइफ्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइब्रोमोकार्बिन्स और डाइआइडोकार्बिन्स बनता है। स्टेबिलिटी अगर अपन चेक करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे, क्योंकि अगर फ्लोरीन होगा तो लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग होगा ना, तो बैक बॉन्डिंग होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन होगा तो बैक बॉन्डिंग होगा एम्प्टी ऑर्बिटल। ये डाइफ्लोरो है, वैसे ही अपन बाकी लिख सकते हैं। फिफ्थ नाइट्रेट, out of 5 valence electron, nitrogen, one is bonded with sigma bond. Sigma bond. And other 4 are present as 2 lone pairs. Two lone pairs. Then it is called nitrate. मतलब नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्डेड है, 2 लोन पेयर हो गए, then this is called nitrate. नाइट्रीन में ऐसा कुछ नहीं होता, सिंगल बॉन्ड है या मतलब सिंगलेट और ट्रिपलेट टाइप का कुछ नहीं होता, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेट। हाइड्रोजन भी बॉन्डेड हो सकता है, कार्बन भी बॉन्डेड हो सकता है, एक कार्बन बॉन्डेड ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, ये भी नाइट्रेट। अब देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, these are electron deficient, so act as electrophile, so act as electrophile। ये अपन बता सकते हैं कार्बन और नाइट्रेट्स। अब बेंजीन अपन डिस्कस नहीं करेंगे, बस स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेंजाइन, ये बेंजीन होता है, ये होता है बेंजीन। सभी के पास एक हाइड्रोजन भी होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वी ऑल नो दैट कि वहां हाइड्रोजन, एंड दिस इज कॉल्ड बेंजीन। This is called benzene. This is called benzene. बेंजीन में ये सारे कार्बन एटम्स और sp2 एंगेज्ड, और बेंजीन के भी सारे कार्बन एटम sp2 एंगेज्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन वो sp2 होंगे, दे विल रिमेन इन इंटरमीडिएट स्टेट, वो इंटरमीडिएट जैसे एग्जिस्ट करेंगे, तो वो sp2 ही होंगे सारे बॉन्ड्स। बेंजीन में क्या होता है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होता है, दैट इज बेंजीन। तो जब जरूरत पड़ेगा तो अपन एक्सप्लेन करेंगे, अब आज इतना काफी है अपने लिए, इंटरमीडिएट्स और रिएजेंट्स पढ़े पढ़ने। अब इंटरमीडिएट्स और रिएजेंट्स को एक बार आप अच्छे से पढ़ के आओगे, याद करके आओगे कि भाई क्या होते हैं इंटरमीडिएट्स, कैसे मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, ये सब कार्बीन, नाइट्रीन, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपन अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ GOC1। ये तो आपका इंटरमीडिएट्स मतलब रिएजेंट्स जो अपन यूज करेंगे, ये वाले तो कम यूज करेंगे स्पेसिफिक जगह, लेकिन बॉन्ड क्लेवेज तक अपन काफी ज्यादा यूज करते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और
बॉन्ड क्लियरेज और फ्री रेडिकल, उनको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए। ये तो स्पेसिफिक बनेंगे, इसमें और भी बहुत सारा है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, इस टाइप से अपन चेक करेंगे। तो अपन लिख भी देते हैं अगर मैंने कहा है तो, दिस इज मोर स्टेबल, दिस विल बी मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल, ऐसे अपन बता सकते हैं। तो अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सकते हैं, बोलो। सर बेंजाइन में जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहां फिर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा?